हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। एसएससी सीजीएल आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आपको हर एक सब्जेक्ट की, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, किस टाइम सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो रामबाण की तरह काम करेगी, और आई कैन गारंटी इट, इससे डिटेल्ड वीडियो स्ट्रेटेजी की यू वांट गेट। ठीक है। जनरली होता है 10 मिनट में स्ट्रेटेजी बता दी, 15 मिनट में स्ट्रेटेजी बता दी। दिस इज नॉट लाइक दैट। अगर ये वीडियो जाएगी, हो सकता है ये 1 घंटे की चली जाए, आई डोंट नो। इसमें स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें एक एक चीज़ डालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। ठीक है। ये पीपीटी इसका कंटेंट बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। तो ये जर्नी है एक तरीके से, मैं पूरी आपको जर्नी दिखा रहा हूँ एग्जामिनेशन की, और कैसे कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, और दिस कैन बी योर बेस्ट वीडियो। आई कैन से अगर आप नए हैं एसएससी की फील्ड में, ये आपकी बेस्ट वीडियो होगी। इसे सेव करके अपने पास रख लेना। जब भी लगे ना कि डायरेक्शन से भटक रहे हो, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है। यू विल बी ऑन योर ट्रैक, आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको लगता है शायद 3 या 4 महीने आपके पास है, कुछ भी टाइम नहीं है आपके पास तैयारी का। एक एक मिनट कीमती है इस टाइम पे। ठीक है। तो कोशिश करिए कि मैं आपको उतना बता पाऊं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने सिलेक्शन तक पहुंच सके। अब स्ट्रेटेजी वीडियो जो हो सकता है लाखों लोग देखें इस वीडियो को, लेकिन फॉलो करने वाले बहुत लिमिटेड लोग होंगे, और जो इसे फॉलो करेंगे वो लास्ट तक जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो पता होता है आप, आई कैन गारंटी यू कि आप एक बार देखेंगे, और अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। आप यू विल बी लाइक कि हाँ मुझे ऐसे करना है। यू विल हैव अ डायरेक्शन टू प्रिपेयर। ठीक है। डायरेक्शनलेस तरीके से प्रिपेयर करना है तो आप लगे रहो 1-2 साल, लेकिन एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है। अगर रहे भी नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो बाउंड्री पे रहेंगे, या फिर कुछ काम टाइम कम की वजह से या कुछ और चीज की वजह से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप गलत डायरेक्शन में चले गए, जो चीज नहीं करनी चाहिए थी उस पर ज्यादा फोकस कर दिया और आप पीछे हट गए। ठीक है। आपको पछतावा नहीं होगा एट द एंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, दिस इज अ पूरा सक्सेस मैप, कि कैसे कैसे आपको चलना चाहिए। ठीक है। हर पर्सन अपनी स्ट्रेटेजी वो डेफिनेटली अलग बनाएंगे। मैं एक बेस मान के चलता हूँ कि आप नए हैं, आपको चीज़ों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको कैसे कवर करनी चाहिए चीज़ें, वो सारी मैं इसमें समझाऊंगा आपको। ठीक है। बाकी एप्लीकेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से मुझसे पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जो आपको डाउट्स हैं या बीच बीच में आपको कुछ स्ट्रेटेजी या कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो भी आप वहाँ पे मुझसे पूछ पाएंगे। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बाकी उसे छोड़ते हैं फिलहाल। अभी हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। जो आपका एग्जामिनेशन लिखा गया अप्रैल में होगा, क्या अप्रैल में आप ज्यादा कुछ नया पढ़ पाएंगे? नहीं। आपके पास जो टाइम है, ये मान के चले आपको जो भी सिलेबस पढ़ना है, जो भी चीजें करनी है, वो 31 मार्च से पहले निपटानी है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो जो आप पढ़ेंगे ना, अभी 3 से 4 महीने के अंदर, 3 महीने जो बचे हुए हैं, वो भी रिवाइज कर दें। अगर अप्रैल में एग्जाम हो गया, वो भी मोर देन इनफ होगा। वो रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं जल्दी जल्दी, भैया वीडियो चला दी। ठीक है। 1 घंटे की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके उसे 45 मिनट में खत्म कर दी। क्या एग्जाम में जब उस पर क्वेश्चन आएगा कर पाएंगे? जीके की जो वीडियो है 1 घंटे की आप देखते हैं, उसे खत्म करने में, अगर एक्चुअली में आप सारी चीजें दिमाग में रखना चाहते हैं, तो जीके में उस वीडियो को कम से कम 3 घंटे लगते हैं, एक एक फैक्ट्स अगर आपको याद करना है 1 घंटे की वीडियो का। तो आप ये भी देखें कि आप जो कोर्स ले रहे हैं, जो चीज आप देख रहे हैं, क्या वो टाइमली कंप्लीट हो पाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डिटेल में हिस्ट्री पढ़ लेंगे अब बैठ के, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए ही 1 महीना चाहिए। अगर पूरी आपको ढंग से एक एक चीज पढ़नी है, उसकी बिल्कुल डिटेल कोर्स में जाना है। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते यूपीएससी लेवल पे चले जाते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, अब तो मैं इसकी पूरी इन डेप्थ में जाऊंगा हिस्ट्री की, और तब जाके आज सांस लूंगा। पता चला एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन आए बस हिस्ट्री से, और उनसे भी एक ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले जो आप कर ही ना पाए। ठीक है। तो बहुत फंसते हैं। ठीक है। हम लोगों ने भी कुछ गलतियां करी अपनी तैयारी के दौरान पर। मैं चाहता हूं आप लोग इन गलतियों से बचे, कम से कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आपका मिले। ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना है? 31 मार्च तक का टाइम है। टाइम आपका क्लियर हो गया। चलो मैं मान लेता हूं अभी आप धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आया है, अपना रूटीन बनाएंगे। अब होगा क्या, पहले दिन तो आप, मैं कहूं आप 8 घंटे पढ़ लो, पढ़ पाएंगे क्या? 2 घंटे में सर दर्द हो जाएगा, व्हाट्सएप दिखने लग जाएगा, इंस्टाग्राम दिखने लग जाएगा। होगा क्या? अभी आप, मैं कहूंगा पढ़ो, आप पहले दिन पढ़ेंगे 2 से 4 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद आप पढ़ेंगे, अगर नए हैं तो हो सकता है आप 5 से 6 घंटे निकाल लें, लेकिन 8 घंटे तक पहुंचने में 2 से 4 घंटे से, ये भी 1 वीक का टाइम ले जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि माइंड भी नई चीजें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, उसे आदत है खाली रहने की, फालतू की चीजें देखने की। ठीक है। जैसे ही आप उसमें प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर कि हाँ पढ़, तुझे नई चीजें अडोप्ट करनी है, नई चीजें सीखनी है, जैसे ही माइंड वास्ट होने लग जाएगा, तो वो भी आपको काउंटर करेगा। तो इट विल टेक टाइम। आप ये सोचें कि आज मैं स्टार्ट करता हूं और आज से 8 घंटे निकाल लूंगा, दिन के नहीं निकलेंगे। ठीक है। और 8 घंटे निकालना कोई मुश्किल काम भी नहीं है,
लेकिन होता क्या है कि हमारी आदत ऐसी होती है, हमारा शेड्यूल ऐसा बना हुआ होता है कि हम टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से 8 घंटे पूरे दिन पढ़ते हैं हम, तब भी पता चलता है कि पूरे दिन में आउटपुट 6 घंटे का भी नहीं निकला। ठीक है, जबकि सुबह शाम तक पढ़ ही रहे होंगे हम, लेकिन आउटपुट बीच में मैसेज कर दिया, कुछ कर दिया, तो 8 घंटे निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अगर मैं बात करता हूँ 90 डेज हैं आपके पास और 8 घंटे डेली निकालते तो आपके पास सिर्फ 720 घंटे हैं। और ये 720 घंटे अगर आप डिटेल्ड कोर्सेज देखेंगे ना एसएससी के सभी सेक्शंस के, तो 720 घंटे में तो टीचर के कोर्स खत्म नहीं होंगे, उसमें आपको रिवीजन भी करनी है, उसमें बाकी काम भी करना है आपको। तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट हियर। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिशन में बाकी लोगों से आगे निकलना है तो आपको उनसे ज्यादा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, तो इस टाइम पे सही डायरेक्शन बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी रहेगी। पहली चीज ये आएगी आपके दिमाग में, क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, गिवन आपका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक है, अगर आप नए नहीं है तो बिल्कुल पॉसिबल है, आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आप नए भी हैं और आपका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रहा है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहे हो या फिर क्वांट थोड़ा ठीक रहा है, तो भी बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहे हैं, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सुना भी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में डिले आ जाए तो आपको मौका मिल जाए, तो भी आपको तैयारी करनी है। एसएससी के जितने भी कैलेंडर हैं सारे आ चुके हैं, सबका एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न सेम है, तो एसएससी सीजीएल नहीं तो सीएचएसएल है भैया, मई में सीएचएसएल होना है 1 महीने बाद, उसके बाद सीएचएसएल नहीं तो उससे अगले महीने में एमटीएस होना है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा है, इसके अंदर आपका हायर सेकेंडरी मांगा है और इसके अंदर आपका वो मांगा है सीधा मैट्रिकुलेशन। ठीक है, तो ये आप इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। उसके बाद फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 आ रहा है, इसके लिए भी तीनों लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में अगर बाई चांस आप पूरा नहीं भी कर पाए तो आपके पास एग्जाम्स अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आपको तैयारी अपनी 100% करनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कोविड की वजह से या कुछ और चीजें फैल गई जिसकी वजह से एग्जाम डिले हो गया। हम हर बार देखते बार एग्जाम बार बार डिले होते हैं, राइट। तो 3 महीने के लिए हम स्ट्रेटेजी ऐसे रखेंगे कि तैयारी पूरी कर जाए। अगर 3 महीने में ही एग्जाम होता है, अप्रैल में ही एग्जाम हो जाता है, तो हम सिलेक्शन तक हो जाए। बाई चांस अप्रैल में नहीं होता तो हमारे पास अनड्यू एडवांटेज और हमारी स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान हो कि वो जो टाइम मिले ना उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इनहेंस कर पाए। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से अब चलेंगे। सबसे पहले तो आप अब जो तैयारी में आपने ब्रेक कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको फास्ट होना पड़ेगा, वॉरियर की तरह लड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मजाक नहीं है। आप सोचेंगे कि पैचअप भी कर लेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, यू नीड टू बी सेपरेट, आपको बाकी चीजों से सेपरेट होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको मेन कंपटीशन किन लोगों से होगा जो पिछली बार 1-2 नंबर से रह गए। ठीक है, वो लोग कंपीट कर रहे होंगे आपसे, तो आपको उनसे भी आगे निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको प्रॉमिस करनी पड़ेंगी मुझसे या खुद से करनी पड़ेगी, मुझसे ज्यादा तो, कि आप चैटिंग नहीं करेंगे अब। ठीक है, चैटिंग में 2-3 घंटे ऐसे वेस्ट होते हैं ना, पता ही नहीं चलता। रात को बैठे 12 बजे 4 बज गए चैटिंग करते करते। ठीक है, आप बैठे यहाँ पे सुबह दिन में बैठ गए 1 बजे, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, अपने दोस्त को मैसेज कर देता हूँ, उसने कहानियां सुनानी स्टार्ट कर दी, आपके 3 बज गए। ठीक है, 2 घंटे आपका माइंड भी फ्रेश नहीं होता चैटिंग के बाद, और ऐसे बर्बाद होंगे ना आपका टाइम, बता नहीं सकता मैं। ठीक है, तो चैटिंग को मना कर दो। ठीक है, कॉल बहुत अर्जेंट है तभी आप उसे क्या करें, कॉल कर लें। ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटरनेट ऑफ करके वीडियो को डाउनलोड करके देखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। बाकी नोटिफिकेशन आप जितनी भी एप्लीकेशन है उसको बंद कर दें, जिससे कि ऐसा ना हो बार बार फोन ही बजता रहे। अभी टेलीग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, किसी और चीज का नोटिफिकेशन आ गया, अभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उन्हें आप सिलेक्ट करना है आपको, जो अनइंपॉर्टेंट चीजें उन्हें अनसब्सक्राइब करना है, उनसे दूर हटना है। ठीक है, अपना फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप चाहें तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पढ़ने की वीडियोज मिलती हैं, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कंपेरेटिवली कम है। बाकी एप्लीकेशंस में आप पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, उसमें भी पढ़ाई की बात होगी। यूट्यूब पे तो रील्स वगैरह, तो यूट्यूब पे भी पूरा हालत खराब ही है। ठीक है, तो कम से कम फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें स्क्रोलिंग का फीचर, आप बार बार स्क्रोल करते रहेंगे। ठीक है, इसने रील डाल दी, वो डाल दी, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। ठीक है, ये अभी से आप स्टेप्स लेंगे ना धीरे धीरे तो कुछ हो जाएगा, वरना पूरा दिन यहीं खत्म होता है। मैं बता रहा हूँ, इन 2 चीज़ों में पूरा दिन आपका खत्म होता है। और मोबाइल नोटिफिकेशन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। कुछ भी आप कर रहे होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आया, आप सीधा उस वीडियो को देखोगे, हो गया आपका काम खराब। ठीक है भाई, टीचर सब आएंगे, सब अपने कोर्सेज को प्रमोट करेंगे, सब नई नई वीडियोस डालेंगे। ठीक है, सारी चीजें होंगी, आप एक बार डिसीजन ले लें आपको कैसे तैयारी करनी है, स्टिक टू डेट। ठीक है, डोंट शिफ्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, कि इसका भी देख लो, उसका भी देख लो, एक जगह स्टिक हो जाए और अपनी तैयारी वहीं से करें। अगर जितना ज्यादा आप ज्यादा चीजें सर्च करेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होते चलेंगे। जिस पे भरोसा उसके साथ जाएं और अपनी तैयारी कंप्लीट करें। योर फ्यूचर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस 2 साल लग जाता है। अगर आप एक बार में सिलेक्शन ले लेते हैं, जब तक ज्वाइनिंग आएगी ना, हो सकता है आपके जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपसे दूर होने लग जाए। ठीक है, उन्हीं का सपोर्ट खत्म हो जाए।
ठीक है, तो आपका सिलेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं, किसी को ज्यादा नहीं पड़ी है, तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का आपको चार्ज लेना पड़ेगा आज के टाइम पे। ठीक है, जो भी आप डिसीजंस लेंगे आपकी लाइफ विल बी इंपैक्टेड। ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, यू आर नॉट प्लेइंग रील्स, रील्स आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर एंड माइंड। ठीक है, यूट्यूब इंस्टाग्राम की रील्स में भी देखो टीचर्स की आती हैं, मोटिवेशनल रील्स होती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या आपको मोटिवेशन की जब जरूरत है आप देख लें, वरना ना देखें। मतलब यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर फीलिंग्स। ठीक है, हर कोई अपने अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन जो आपके लिए अच्छे के लिए, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको देखना है या नहीं देखना। ठीक है, इट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। इट्स नॉट लाइक आप पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, सुबह से शाम तक मोटिवेटेड हो गए, पढ़ा कुछ नहीं। ठीक है, फिर ज्यादा मोटिवेशन देखोगे तो और डिप्रेस्ड ही हो गया आप। कोई भी एग्जामिनेशन क्लैक करने का सीधा सीधा फंडा है कि आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझें कि एग्जाम क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अब वहीं पे हम आ रहे हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये एसएससी का थोड़ा पैटर्न रहा है 2016 से 2020 तक का। अगर हम देखते हैं, पहले 38 लाख लोगों ने दिया, फिर 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 21 लाख, फिर 21 लाख 2020 में। ठीक है, ये हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। अपियर होने वाले लोग भी पहले 14-15 लाख देते थे, लास्ट टाइम 7.16 लाख लोगों ने दिया। इसके पीछे मेन रीजन था कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम थी और नॉर्मलाइजेशन का इशू चल रहा था 2019 वाला, तो लोगों की सेंटिमेंट थोड़े डाउन थे। लेकिन 2020 में नॉर्मलाइजेशन ठीक तरीके से फिर भी किया है, तो 2021 में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी ज्यादा होंगी, हो सकती हैं एप्लीकेशन ज्यादा होना हो, लेकिन अटेंडेंस आपकी फिर भी ये 10 लाख के आसपास जा सकती है। ठीक है, और वैकेंसी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, तो यू कैन फेस अ गुड कंपटीशन अगर एसएससी सही तरीके से एग्जाम कराता है। ठीक, और अगर टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करूं, आपके 4 सेक्शंस आने वाले हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर। आपको समय सीमा सिर्फ 1 घंटे की है। ठीक है, और एग्जाम में आप पूरा पढ़ के जाएं या ना जाएं ये मैटर नहीं करता, आपने जितना पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा वो मैटर करेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मान लो एक चैप्टर नहीं पढ़ के गए क्वांट का, अभी मैं चैप्टर वाइज वेटेज भी दिखाऊंगा आपको, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए अगर टाइम कम है। ठीक है, मान लो एक चैप्टर है सीआई और एसआई। ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन एसएससी इसमें पूछ लेता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी क्वेश्चन होते हैं। इसका एक क्वेश्चन आना है टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 के अंदर अगर इसका एक क्वेश्चन आना है तो वह 2 नंबर का। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो 2 नंबर आपने छोड़े, लेकिन क्या जो इस क्वेश्चन को करने में आपकी 1 से 1.5 मिनट वेस्ट होती, क्या वो भी बच गई? क्या उस 1 से 1.5 मिनट में आप किसी दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन कर सकते हैं? क्योंकि एग्जाम में दिक्कत ये नहीं आएगी आपको कि आपको आता नहीं है, जितना आता है आप उतना भी नहीं कर पाएंगे, टाइम कम रहेगा आपके पास। तो आपको क्वालिटेटिव डिसीजंस लेने, आपको देखना है कि कैसे मैं तैयारी करूं कि जितना पढ़ूं कम से कम उसमें क्वेश्चन आए तो मैं सारे के सारे कर पाऊं। ठीक है, ऊपर से कोई टॉपिक मुश्किल है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा कम है, वो तो लास्ट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा बेसिक पढ़ जाएंगे, अगर बेसिक से आ गया तो ठीक है, वरना उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को अगर हमने छोड़ा तो उसका टाइम भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा, उस टाइम में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। समय की कमी है यहाँ पे एग्जाम में। ये नहीं आपको सब कुछ आना चाहिए, आप बैंक एग्जाम्स के पेपर देते हैं, जरूरी नहीं आप सारे टॉपिक्स पढ़ के जाए, आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि समय आपको, अगर वो टॉपिक छोड़ेंगे उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वो समय आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। आपको पता है सीजीएल 2020 टीयर 1 की कट ऑफ कितनी है? 132 नंबर, 133 नंबर के आसपास है शायद, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2020 की। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को हटा दूं तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये कट ऑफ हमारी 116 या 17 नंबर होती अगर लेवल सबका मेंटेन होता। ठीक है, तो 200 में से हमारी ये कट ऑफ है, जो 117 नंबर लेके आ रहा है वो टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर करता रहा, ऑल्दो फाइनल सेक्शन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अलग सीन है पूरा का पूरा, बट कट ऑफ क्लियर इतने पे भी हो रही है। तो आप ये बिल्कुल भी दिमाग में ना बैठे, अगर किसी ने आपके दिमाग में बिठा दिया 85% मार्क्स लाने पे सिलेक्शन होगा, 90% मार्क्स लाने पे सिलेक्शन होगा, तो जिन लोगों ने बताया उनकी नॉलेज कम है एग्जाम के बारे में। ठीक है, अब एक्चुअली अब होता क्या है, पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो कट ऑफ कम जाती थी, अब नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई जाती है। ठीक है, 2019 में ज्यादा, 2020 के अंदर भी ज्यादा कट ऑफ आपको फाइनली नहीं दिखेगी, कम कट ऑफ होगी काफी, 2019 से बहुत ज्यादा कम कट ऑफ 2020 में जाएगी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन टीयर 2 एक ही दिन में करवाया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, बट ऐसा ही सच है। तो 117 नंबर पे 200 में से लोगों की टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो रही थी। अगर आप 140 प्लस रो ले आते हैं 200 में से, अगर लेवल 2020 वाला रहा तो मैं कह रहा हूं तो भी आप टीयर 1 के बाद अच्छे सिलेक्शन के चांसेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने दिमाग में ये बर्डन बिल्कुल भी ना लेके चले कि आपको 200 में से 170 ही लाने हैं टीयर 1 में पहली बार पेपर दे रहे हैं तो। ठीक है, टारगेट क्या होगा? रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, 50 नंबर का है।
ठीक है, इसे आप बहुत ही कम, एक महीने के अंदर भी 2-2 घंटे भी पढ़ लेना तो बहुत अच्छे से 50 में से 45 50 प्लस की बड़े आराम से तैयारी हो सकती है। इसमें बहुत आसानी से 45 प्लस लाए जा सकते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी करी है, एक महीने भी दे दिया, रोज का 1 से 2 घंटा भी बताऊंगा कैसे करना है। ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा कोर्स बड़ा है इसका, ठीक है, लेंदी है, मतलब ज्यादा घंटे का कोर्स होता है, सब कोर्स बहुत ज्यादा अर्थमेटिक भी है, एडवांस्ड भी, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसके अंदर भी 50 में से 45 नंबर तक आराम से लाए जा सकते हैं अगर आप इन 3 महीने में अच्छे से तैयारी कर लें। बचा इंग्लिश सेक्शन, अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली एसएससी का भी जो लेवल है वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 45 तक आप पहुंच सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो आप हो सकता है 35 से 40 के बीच तक पहुंच जाएं अगर सही तरीके से तैयारी करें। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर आप पूरा साल भर भी दे दूं आपको, आप मुझे गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप 30 नंबर भी ले आएंगे। तो इसमें हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमारा 20 से ऊपर कितना भी आ जाए, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी, क्योंकि हमें पता है हम 20 मान के चल रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में 10 ही नंबर आए, हो सकता है 5 ही आए, तो ये 3 सेक्शन मेरे पास हमेशा ऐसे रहेंगे जो मेरी कट ऑफ तो क्लियर करवा ही देंगे। ये 3 सेक्शन कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएंगे, जितने में ये 3 सेक्शन करोगे उतने में जनरल अवेयरनेस सेक्शन हो सकता है अकेला ही ले जाए, ठीक है, अगर आप फुल तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको कट ऑफ भी क्लियर करवा देंगे और ये 3 सेक्शन आपको जॉब तक भी ले जाएंगे, क्योंकि टियर 2 एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस नहीं आता। कुछ लोग जो 1-1 घंटे के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, भगवान से डरो, सिलेक्शन नहीं होगा एसएससी के अंदर कभी भी अगर रोज का 1-1 घंटा आप करंट अफेयर्स में वेस्ट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल टारगेट लेके चल रहे हैं तो, ठीक है। तो सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप जनरल अवेयरनेस में 0 ले आओ, इसमें 50 ले आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी टियर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, सब में बाकी सब में 50-50। तो ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपके पास ये बर्डन नहीं है कि जीके में भैया 10 तो लानी है। अगर मान लो 10 की भी सेक्शनल कट ऑफ होती ना, तो मैं कहता भैया इसे पढ़ो, छोड़ नहीं सकते फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग में टाइम कम है तब भी पढ़ना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ में अटक गए तो क्या करोगे, है ही नहीं कोई सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, मतलब ही नहीं, ओवरऑल देखा जाएगा आपका स्कोर। और नॉर्मलाइजेशन है, अगर किस शिफ्ट में आपका हार्ड शिफ्ट आ गई बाई चांस पेपर में, तो आप नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्कोर अच्छा कर जाएंगे और वो इंक्रीज हो जाएंगे मार्क्स, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी काफी। प्रीवियस ईयर पेपर देखें सारे के सारे, जो एसएससी सीजीएल 2019 2020 जो भी एग्जाम्स हुए एसएससी के, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लेटेस्ट के टीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल है 2020 के तो, और ओवरऑल भी कंपाइलेशंस अवेलेबल है, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट, वो देखें, उसे एनालाइज करें। मैंने तो खुद एनालाइज किया तभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी एक चीज बताऊंगा, बट आपको खुद भी एनालाइज करना चाहिए। जिस एग्जाम को दे रहे हैं उसको समझें पहले, ठीक है, 1-2 दिन इन्वेस्ट करें उस एग्जामिनेशन में। अब एसएससी सीजीएल 2020 की आप एक बार कट ऑफ पे नजर डालें, एससी कैटेगरी की इतनी है, एसटी कैटेगरी की इतनी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यूआर कैटेगरी की हमारी 132.37 कट ऑफ है, ठीक है, 133 भी नहीं है पूरी, और बाकी कैटेगरीज की इतनी देख रखे हैं। बाकी सबकी कमी है, सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी की होती है, जिसमें टोटल अभी वैकेंसी के हिसाब से लोग क्वालिफाई कराए जाते हैं। आप मान के चलें 1 से 1.2 से लेके लगभग 1.5 लाख के आस एस्पिरेंट टियर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना काफी नहीं होता, कट ऑफ से 10 15 20 नंबर की अगर एडवांटेज है तो चांसेस अच्छे रहते हैं सिलेक्शन के। अगर कट ऑफ पे ही हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार किस्मत पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड हो जाती हैं, आपकी मेहनत भी फिर काम नहीं करती। तो ये तो बस एक ऊपर का नाम की कट ऑफ है, इस ये तो क्लियर करनी है, इससे ज्यादा लाने हैं। अब देखो एग्जाम हुआ था इतनी शिफ्ट में, आप देखो किस शिफ्ट में कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था। अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ इतनी है ना, ये इतने पेपर है, सारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इतने नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं तो कट ऑफ क्लियर हो रही है अनरिजर्व कैटेगरी से। मतलब एक शिफ्ट ऐसी भी है हमारे पास जहां पे 112 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो गई, एक शिफ्ट ऐसी है 113 नंबर पे, ये 200 में से टियर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। एवरेज में देखूंगा सभी शिफ्ट का तो ये 117 नंबर आ रहा है, 117 नंबर पे एवरेज में लोग कट ऑफ क्लियर करके जा रहे हैं। तो बर्डन अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा मार्क्स का ना रखें। अगर आप 200 में से 170 180 का टारगेट लेके चलेंगे तो वैसे ही कुछ नहीं होना, बिगिनर हो तो, ठीक है, फिर आप ब्लेंडर करके आएंगे एग्जाम में। आप एक डुएबल टारगेट लेके चलें कि हाँ मैं मॉक भी दे रहा हूं तो 200 में से अगर आप 150 तक भी पहुंच रहे हैं, 140 प्लस पहुंच रहे हैं, 200 में से कोई मॉक दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। टियर 1 आराम से क्लियर कर जाएगा। बाकी जितना ज्यादा लेके जाएंगे टियर 1 में मार्क्स, उतना ज्यादा आपको फाइनल सिलेक्शन तक मदद मिलती रहेगी, ठीक है। ये जो एनालिसिस किया था उसके थ्रू बता रहा हूँ, तो एनालिसिस के बहुत फायदे मिलते हैं हमें बताने में। अब देखो एवरेज स्कोर लोग कितना स्कोर करते हैं किस किस सेक्शन में, ये भी देखें। मैथ्स में लोग एवरेज में इतना स्कोर करते हैं जो टियर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। देखो कट ऑफ हमारी 133 मार्क्स थी, 146 मार्क्स एवरेज जा रहा है हमारे पास नॉर्मलाइज, ठीक है। जिस बंदे के 146 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चले उसका कैसा स्कोर रहा होगा। मैथ्स में 32 से 33, रीजनिंग में 37 के आसपास, इंग्लिश में 39 और जीके में 21.5। रो बना इतना और नॉर्मलाइज बन गया इतना, मतलब कट ऑफ से भी आपके 14 नंबर के एडवांटेज है। जब आप इतना ही स्कोर कर रहे हैं, आप 50-50 नहीं ला रहे, आपको क्या करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको टारगेट लेके चलना है कि रो में भी मैथ्स में 45 तक हम खींचें, मेहनत इतनी करें 45 तक पहुंचे, रीजनिंग में भी 45 तक खींचें,
45 प्लस लाने के टारगेट रहे। इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश मीडियम से हो तो 45, हिंदी मीडियम से हो तो 40 तक भी खींच लें, चल जाएगा। तो हमारे पास 90 और 40, 130 135 नंबर तो रो यही हो गए। तो इससे तो आप वैसे ही पहुंच गए विदाउट जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अगर इसे हटा भी दूं और अब जनरल अवेयरनेस में भी आप अगर बेसिक थोड़ा बहुत भी पता है, साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर जाओगे, 5-6 क्वेश्चन तो उसी के आएंगे कम से कम। ठीक है, बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन लगभग 2 से 3 आते हैं, एक 2 फिजिक्स के और एक 2 केमिस्ट्री के, तो 6 क्वेश्चन तो यही हो गए। वो तो आप आराम से कर लेंगे अगर साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी नहीं था तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और बाकी कुछ करंट अफेयर्स के मैं टॉपिक्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर वो सब भी आप 10-12 क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कर पाएंगे। 20 नंबर लाना मुश्किल काम नहीं है जीके में। 20 नंबर तक आप बड़े इजीली पहुंच सकते हैं, कम मेहनत में पहुंच सकते हैं। और अगर आप इतना भी कर लेते हैं, 135 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो बनता है 155। 155 में अगर 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए तो बन गए 170 200 में से। दिस इज ऑल अबाउट माइंड मैप कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, 170 मैंने कहा। अब एग्जाम डे भी कुछ दिक्कतें आती हैं, आप जो हम सोचते हैं उतना नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो कुछ फर्स्ट टाइम की गलतियां भी रहेंगी। तो 170 ना से 150 प्लस तो लाएं, 160 तो लाएं, कट ऑफ तो क्लियर करें कम से कम अच्छे नंबर के साथ। दिस इज दी प्रायोरिटी डेट आई एम डिस्कसिंग, इस चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 2019 की कट ऑफ है। 2019 का पेपर का लेवल इस बार के पेपर के लेवल से काफी ज्यादा आसान था, कुछ शिफ्ट्स का लेवल अच्छा था, बट पेपर लेवल वो जी और क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि 10 लाख बच्चे अपियर हुए थे एग्जामिनेशन में टीयर 1 में। तो 2019 में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया ज्यादा बच्चों की वजह से, और पेपर का लेवल इजी आ गया, जिसकी वजह से कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी 147 चली गई थी। आधे लोग वैसे डर गए थे 147 देख के, भैया कैसे करेंगे, मॉक में तो 140 ही आ रहे हैं। लेकिन जो लोग मॉक में 140 लेके आ रहे थे, उनके फाइनली जब इसमें एग्जाम दिया भी होगा तो उनके 160 प्लस नंबर रहे होंगे। ठीक है, वो भी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर करके जा रहे थे 140, जो नॉर्मल मॉक्स कोई भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म का अगर आप देते हैं। अब टीयर 2 के एग्जाम के पैटर्न को समझो। आपको जो 2 पेपर देने हैं वो क्वांट और इंग्लिश के देने हैं सबको। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए, ये भी कंपलसरी नहीं है। तो मैं इन दोनों की बात करता हूं। जो क्वांट और इंग्लिश आप टीयर 1 में पढ़ेंगे, दिस इज एग्जैक्टली सेम सिलेबस। वाई आई वाज फोकसिंग मोर ऑन रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। रीजनिंग का बहुत छोटा सा सिलेबस है, कम टाइम में कवर कर लेंगे। मैथ्स और इंग्लिश जो आप सिलेबस टीयर 1 के लिए पढ़ रहे हैं वही आपका टीयर 2 का सिलेबस है। देयर इज नो चेंज इन इट, कुछ भी बदलाव नहीं है। इंग्लिश में बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां पे आ जाएगा, वो कर लोगे आप। मतलब ऐसा है नहीं कुछ भी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अलग से। ठीक है, तो टीयर 1 आपने क्लियर कर लिया, तो टीयर 2 के टाइम पे मेन फोकस आपका होता है प्रैक्टिस पे और मॉक पे। ठीक है, टीयर 2 के लिए अलग से कोर्सेज वगैरह के ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने टीयर 1 में अच्छे से किसी टीचर से पढ़ लिया है। ठीक है, जो मैं कोर्स निकाल रहा हूँ मैथ्स का, उसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 कंबाइंड है। मतलब इतना करने के बाद आप टीयर 2 के लिए भी रेडी है, लेकिन उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आएंगे। ठीक है, वो भी आप देखना, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पहला फोकस होता है कि सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़ाई जाए, रेलिवेंट आपको सिलेक्शन तक लेके जाती हैं। और फिर रेलिवेंट से हम थोड़ा सा हटते हैं, थोड़ा सा रेलिवेंट की तरफ भी जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है जिससे कि अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आप कवर कर पाए। तो टारगेट पहला मेरा यही है, जो मेरा कोर्स है उसमें मैं आपको क्वांट सेक्शन में रेलिवेंट इतना पढ़ा दूं कि आप इतना कर जाएं कि टीयर 1 और टीयर 2 लेवल में कहीं भी आपको दिक्कत ना है। आप खुद से उसके बाद मॉक वगैरह देके बुक से प्रैक्टिस करके निकल जाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं वो सारे उसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे, और जो तरीके हैं कम टाइम में सोल्व करने के वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बैंक वगैरह में आए हुए हैं या फिर सीडीएस में आए हुए हैं या और एग्जाम्स में आए हुए हैं DTET+ में, उसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन या अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले तो वो अलग से टीयर 2 के लिए फिर से और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग कि कम से कम रेलिवेंट चीजें आप सॉर्ट कर पाए। सबसे पहले रेलिवेंट, उसके बाद दुनिया भर की चीजें। ठीक है, होता क्या है कई बार हम पूरा पूरा पढ़ने के चक्कर में एक ही चैप्टर है जो कि 10 घंटे में खत्म किया जा सकता है, उसे खींच के हमने 25 घंटे का चैप्टर बना लिया। हमने तो अपनी नॉलेज दिखा दी कि इतना सब कुछ आता है। एग्जाम में बच्चा वो 25 घंटे रिवाइज नहीं कर पाया, कोर्स कंप्लीट करने के नाम पे 10 चैप्टर करके जा रहा है पेपर में। ठीक है, कहाँ होगा सिलेक्शन, आधा भी कोर्स नहीं करके जाओगे। तो कोर्स तो कंप्लीट करके जाना है ना एग्जाम में, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ सीजीएल और सीएचएसएल के टीयर 1 के लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोगों के अंदर एक गलती, दिमाग में गलत चीज बैठी होती है कि भैया मैथ्स तो मुझे आता है, ठीक है, मैथ्स के तो मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ। भैया सारे क्वेश्चन तो 10th क्लास के बच्चे को दे दो आप एसएससी के, जो जिसने नॉर्मल अच्छे ठीक ठाक स्कूल से स्कूलिंग करी है मैथ्स में। ठीक है, आप 11th क्लास के बच्चों को पेपर दे दो जो हमारा एसएससी का आता है, वो कर देगा। वो मैं कह सकता हूँ 70% क्वेश्चन सोल्व कर देगा बड़े आराम से। ठीक है, तो वो भी खुश है, वो तो मैथ्स तो उसे आता है। हम हमारा क्या होता है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं मैथ्स के अंदर। हमारा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है मैथ्स में और रीजनिंग में, और हम सबसे ज्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है जीके में।
और इसी वजह से हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट इधर लगाते हैं, और जिसकी वजह से इन दोनों सेक्शन में ही हम अच्छा नहीं कर पाते, और इसमें तो वैसे ही नैया डूब जाती है, क्योंकि कम टाइम में ये प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स आप करें तो ही आप कर पाएंगे। 3 महीने में आप सोचें पूरा जीके में पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। अब मैथ्स में दिक्कत क्या होती है, आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी, ओवर कॉन्फिडेंस है, वहां पे एग्जाम में जब 25 क्वेश्चन करने की बारी, आपने 30 मिनट बचा भी लिए, मैथ्स में 30 मिनट में 25 क्वेश्चन करूंगा, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे उन्होंने 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि मैं 60 मिनट में पूरे 200 के 100 क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, रियलिटी एक्चुअली में थोड़ी अलग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो पाए। कुछ टीचर्स कर सकते हैं, वो 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप 10 साल से पढ़ रहे हो, 3 महीने में आपको पेपर देना है, 4 महीने में पेपर देना है। ठीक है, आपको अपने लेवल से सोचना है, टीचर के लेवल, टीचर का कंपैरिजन नहीं करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, आपको अपने लेवल से सीखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको ऐसे बंदे से मिला दूं जो 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो मैथ्स लगातार सोल्व कर रहा है रोज के 200 क्वेश्चन, तो आप उसके लेवल का थोड़ी ना सीख जाओगे 3 महीने के अंदर। आपको इतना सीखना है कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। ठीक है, आपको ये नहीं करना हर क्वेश्चन की छोटी ट्रिक। अब हर एक क्वेश्चन की अगर आप छोटी ट्रिक पे जाएंगे तो आपके पास पढ़ने को इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे आप एग्जाम में। आपके पास वो तरीके होने चाहिए क्वेश्चन को करने के, जो एक तरीका में पढ़े और उस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। एग्जाम में आप बहुत ज्यादा चीजें रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तीसरी चौथी बार पेपर दे रहे हैं, तो दुनिया भर की किताबें आप पढ़ें, बहुत सारी चीजें करें, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम की कीमत को समझे, टाइम इज प्रीसियस। तो एग्जाम में क्या होता है, आप मैथ्स को आता होगा सवाल आपको, लेकिन आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि आपने उसकी रिवीजन अच्छे से, रिवीजन का टाइम नहीं मिला आपको अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने उसकी जगह थोड़े रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। तो ये होगा कि आपको रेलिवेंट पढ़ना और उसे रिवाइज करना है। ठीक है, चैप्टर छोड़ना, चैप्टर छोड़ जाओ 1-2 मैथ्स के, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जितना पढ़ो रेलिवेंट पढ़ो और उसे बार बार रिवाइज करो। ठीक है, बिगेस्ट मिस्टेक मैथ्स में ये होती है, पेपर छूट जाता है और पता चला मैथ्स में भी 40-30 नंबर रह गए, जीके में भी 15 नंबर रह गए, सिलेक्शन हो गया खत्म। ठीक है, तो एटलीस्ट गलतियां ना करें, ये जो सभी लोग करते हैं, ये सभी लोग एक अटेम्प्ट देने के बाद ये अपनी गलतियां सुधारते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे हैं उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी मैथ्स की, उन्हें पता उन्होंने टीयर 2 भी दिया है, टीयर 2 में उनकी स्पीड भी अच्छी हो गई, तो टीयर 1 उन्हें परेशान नहीं करेगा, उन्हें तो जीके पढ़नी है, मजे से जीके पढ़ो, दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं, जीके में नंबर बढ़ाओ अपने। ठीक है, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स में तो आप मार ही रहे हो टॉप, जीके अपना और इंप्रूव करो, जीके में मैक्सिमम लाओ। लेकिन नए एस्पिरेंट है तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। 3 महीने के अगर मैं रूटीन की बात करता हूं, ठीक है, कुछ लोग एक गलती कर जाते हैं कि एक सब्जेक्ट को पूरे पूरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा माइंड भी एक चीज में बहुत ज्यादा आप घुसेंगे ना, मैथ्स में, मैथ्स 3 घंटे आपने पढ़ लिया, चौथे घंटे पढ़ेंगे तो सर दर्द होने लग जाएगा, जो आपकी एफिशिएंसी है मैथ्स को समझने की वो कम हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे अगर 3 घंटे मैथ्स कर लिया आपने, उसके बाद अगर आप जीके पे आते हैं या फिर रीजनिंग पे आते हैं या फिर इंग्लिश पे आते हैं, सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना, तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा नई चीजों को। ठीक है, लेकिन एक ही चीज को आप ठूसते चले जाए उसके अंदर, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, मैं आपसे कह दूं पूरे दिन बैठ के मैथ्स से सवाल सॉल्व करो, 2 घंटे के बाद सर पकड़ लेंगे आप, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उस 2 घंटे के बाद मैं कहूँ 10 मिनट का ब्रेक लें और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आप पढ़ लेंगे, इंग्लिश समझ आने लग जाएगी, वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, अगर आपको एसएससी क्लियर करना है, अब ये भी नहीं करना मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में महारत हासिल करनी है। ठीक है, बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, क्वांट भी, रीजनिंग भी, जीके भी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी सेक्शन आप बहुत एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल ही छोड़ देंगे, तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होना। दे वांट कि आपको हर तरीके की नॉलेज हो। ठीक है, खाली एक सब्जेक्ट आप पूरे महीने पढ़ते रहे, मैथ्स पूरे 3 महीने पढ़ लें, पूरे अच्छे से कोर्स कवर कर लें, पता चला कि सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा, मैथ्स में तो आ गए 50 में से 50 नंबर, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके हो गया डब्बा। ठीक है, यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको एक क्या करना है, आपको देखो एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस हासिल करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर एक्सेलेंस यहाँ पे है और आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से यहां तक की जर्नी बड़ी जल्दी कवर हो जाती है। ठीक है, अगर ये यहां से लेके यहां तक की जर्नी 40% टाइम में हुई है, तो यहां से लेके यहां तक की जर्नी में आपको 60% और टाइम देना पड़ता है। ठीक है, आपको यहां तक जाना है, अभी यू नीड टू गो यहाँ पे या यहाँ पे, यू डोंट नीड टू ट्राई टू गो देयर, किसी भी सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूं। ठीक है, इतना करेंगे तो सिलेक्शन होएगा, इतना करेंगे तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रूटीन आप कैसे रखें। जैसे इंग्लिश सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, रीजनिंग सेक्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ये कम टाइम में कंप्लीट किए जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप डेली का 1 घंटा वोकैबुलरी का रखें, जिसमें वोकैबुलरी में आप क्या करेंगे, एक तो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, रोज का टारगेट लेके चलें, एकदम सारे नहीं कर पाएंगे, रोज का 30 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करूंगा। ठीक है, आप मान लें यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस रोज का 30 याद करूंगा, ये आप 30-20 अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स रोज के 20 याद करूंगा। इसमें एंटोनिम्स मत पढ़ना, बस इंग्लिश में एंटोनिम्स पढ़ने का कुछ फायदा नहीं, वो टाइम वेस्ट है। सिर्फ सिनोनिम्स पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना वोकैबुलरी अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करें, वो सारे अपने आप ही हो जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम।
तो ये टारगेट लेके चलें, कुछ सेम सिमिलर वर्ड्स देख लूंगा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स देख लूंगा, रोज की याद करूंगा, ठीक है। तो ये 20-20 का टारगेट लेके चलें, तो आप देखेंगे 2 महीने में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप लगातार बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। अब इंग्लिश में भी वोकैबुलरी की एक बुक आती है, उसकी वीडियोस कैसे देखनी है वो भी बताऊंगा इसी सेशन में, ठीक है। और दिन का टाइम निकालें, 1.5 से 2 घंटे ग्रामर करें, ठीक है। अब ये एक दिन तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो आपने ये थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया इंग्लिश, बाकी 3 दिन ऐसा भी होगा कि खाली आप वोकैबुलरी करें, तो ऑल्टरनेट डेज पे ग्रामर कर लें, या फिर एक दिन ग्रामर के रूल समझ लिया, अगले दिन प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शेड्यूल होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है इंग्लिश खोल के बैठे आज इंग्लिश के 4 चैप्टर निपटाएंगे, नहीं, वो गलत स्ट्रेटेजी है। फिर क्वांट की बात करें, डेली का 2 घंटे आप लेक्चर्स ले लें टीचर से, डेली का 3 महीने तक 2-2 घंटे रोज आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, और उसके फिर नोट्स भी बनाने हैं, रिवाइज भी करना है। तो पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही जाती है सारी की सारी, मैं भी प्रोवाइड करता हूँ बाकी जगह भी। बाकी पीडीएफ जब भी आप नोट बना रहे हैं तो पीडीएफ का ऐसा होता है कि पीडीएफ में तो सारे क्वेश्चन आपने टीचर एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर कराता है, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। तो आपको सिर्फ अपनी कॉपी में एक जो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उस टाइप का वो नोट करना है, ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करने बैठ गए, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पीडीएफ आपके पास नहीं, बाद में पीडीएफ से आप गो थ्रू कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ यूज कर सकते हैं कि कॉपी में नोट कर लिया, क्वेश्चन पीडीएफ निकाल ली जिसमें सोल्यूशन नहीं है, खुद बैठ के एक क्वेश्चन को सोल्व करके अपना रफ कॉपी में आंसर निकाल रहे हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। चैप्टर एक पढ़ने में आपको 10 घंटे लगते हैं, लेकिन उसकी रिवीजन करने में सिर्फ आप 2 घंटे में कर सकते हैं। पढ़ने में 10 घंटे लगेंगे, नोट्स बनाने में भी 10 घंटे और रिवीजन करने में 10 घंटे लगेंगे। स्टार्टिंग में एक चैप्टर की मेहनत 20 घंटे की होगी, लेकिन उसकी रिवीजन 2 घंटे में हो जाती है, ठीक है। तो ये नोट्स आपकी मदद करते हैं इस चीज में, ठीक है। तो नोट्स बना के रखें अपने, अभी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन बाद में मदद करेंगे नोट्स में। रीजनिंग का ऑल्टरनेट डेज पे 1.5 से 2 घंटा भी देंगे तो 1 महीने में रीजनिंग खत्म हो जाएगी आपकी। 15 दिन 2-2 घंटे दे देते हैं, रीजनिंग हो जाती है। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज मैं बता दूंगा भी क्या देखनी है, वो कर लेना, ठीक है। अगर जीके की बात करें तो जीके की क्लासेस आप कोई भी अच्छा टीचर आपको मिलता है जो सारे सेक्शन के क्रैश कोर्सेज देखना, पूरे डिटेल कोर्सेज मत देखना, जो रेलिवेंट चीजें अभी जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो तो अच्छे से कवर कर लेना, बुक्स वगैरह बताऊंगा। बाकी टीचर से अगर पढ़े बहुत डिटेल में कोई भी जीके नहीं पढ़ना इस टाइम पे, सिर्फ क्रैश कोर्सेज ऊपर ऊपर से। कोशिश करें रात में सोने से पहले एक बार पूरा का पूरा कोर्स जितना भी पढ़ा थोड़ा ऊपर से गो थ्रू कर लें, एक बार रिवीजन बन जाएगा ना दिमाग में, एक चीज को 2-3 बार देख लेते हैं ना वो सेट हो जाती है परमानेंट। क्योंकि अभी जो आप पढ़ेंगे वो काम नहीं आएगा, जो आप रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम से पहले वो आपका काम आने वाला है। तो जब भी आप किसी भी नेक्स्ट क्लास में जाए, मान लो आप जीके पढ़ रहे हैं या क्वांट में मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से भी पढ़ रहे हैं या कोई और भी सेक्शन कर रहे हैं, अगली क्लास में जाने से पहले आपका एक बार रिवीजन जरूर होना चाहिए उस क्लास का, और पिछली 2 क्लास का रिवाइज करके जाए, जो लास्ट क्लास हुई उससे भी पिछली लास्ट क्लास, इन 2 क्लास का रिवाइज करके जाएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, चीजें रिटेन रहेंगी, जो रिटेन रहेगा वही आप एग्जाम में यूज करेंगे, ठीक है। 15 मिनट डेली कैलकुलेशन के लिए दे सकते हैं, 1 महीने के अगर मैथ्स में कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह मैंने सिखा रखे हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कोर्स में भी अवेलेबल है, पेड कोर्स में, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 महीने तक भी करेंगे आपका इंग्लिश का 70 to 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग आपका 100% कवर हो जाएगा, ये सिलेबस आप करते हैं, क्वांट आपका 60 to 65% हो जाएगा। लेकिन इतने में एक चीज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखेंगे ना जब आपका टोटल ओवरऑल, अगर मैं देखता हूँ जीके चलो अभी आपने छेड़ी नहीं है, ले जीके 0 है, तो ओवरऑल भी अगर आप इसका एवरेज निकाल लेंगे, इन्हें 4 से भाग कर दो इन सबको ऐड करके, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है 240 भाग 4 करूंगा तो 60% आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने के अंदर, एंड दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। और ये 60% जो कोर्स हमने कंप्लीट करा ना, ये 60% मार्क्स देने वाला कोर्स है, कि इसमें 60% के 60% मार्क्स, मतलब 200 में से आप 120 नंबर, ये इसके वजह से। बाकी प्रीवियस नॉलेज भी आपकी थोड़ी बहुत होती है कुछ सेक्शंस को लेके, तो ये तब है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता, वरना आप ज्यादा ही कर रहे होंगे इससे, इतने में ही 2 महीने में आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ मुझे इतनी चीजें तो आ गई हैं, ठीक है, इतने नंबर तो मेरे आ रहे हैं, हर मॉक में कंसिस्टेंसी बन गई है अब कि हाँ इतनी परसेंटाइल में लेके आ रहा हूँ, इतने नंबर लेके आ रहा हूँ। अब बाकी जो चैप्टर्स आपने नहीं करे जैसे जैसे वो कवर करेंगे तो आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब बाकी 2 महीने में ये मैंने बताया, ग्रेस्पिंग पावर आपकी वीक है तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। देखो कोई रूल नहीं है कि 3 महीने में आप तैयारी कर ही लोगे, ठीक है, मैं गारंटी नहीं ले सकता, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, बस एक सही स्ट्रेटजी से करोगे तो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे आपके, बट दिस इज हाउ। अगर आप इस तरह से अपना रूटीन प्लान करेंगे तो अच्छा होगा। बाकी जब आप पढ़ते हैं आपको किस तरीके से पढ़ना है, सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम आपको क्या करना है, वो चीजें करनी है जो याद करनी है। जैसे वोकैबुलरी मॉर्निंग के टाइम उठा लिया आपने, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जीके में कुछ रटना है वो मॉर्निंग के टाइम कर लिया, रटने वाला काम, या फिर जो पढ़ाया लास्ट क्लास में वो अच्छे से सारे टॉपिक्स, विटामिन कौन सा विटामिन किसके काम आता है, वो सारी चीजें लिस्ट बना ली पूरी एक, अभी देखेंगे लास्ट में। वो रटने वाला काम मॉर्निंग में करा जहां दिमाग लगाना है। जैसे जैसे दिन डाउन होता गया तो लास्ट में वीडियोस देखनी है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गो फॉर वीडियोस, क्योंकि उसमें आपको फिजिकली ज्यादा कुछ नहीं करना। आप वीडियो में तो कोई और बोल रहा है ना, आपको खुद से इंटरप्रेट नहीं करना चीजों को, आपको सिर्फ सुनना है। सुनना
इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू रीडिंग। आंखों का इस्तेमाल करके पढ़ना कम मुश्किल होता है खुद, क्योंकि पढ़ना भी है, फिर इंटरप्रेट भी करना है, सारी चीजें याद भी करनी है। लेकिन वीडियो देखना हमारे लिए आसान होता है। तो वीडियो जो भी आप देखें एट द एंड ऑफ द डे देखें। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत होगी, बुक से पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और फिजिकल बुक्स जरूर थोड़ी थोड़ी यूज करते रहे, सारा ऑनलाइन ना पढ़े, ठीक है। दिन में 4 से 5 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन ना चीजों को देखें, स्क्रीन वगैरह। बाकी अपनी जो नोट्स हैं उनसे रिवीजन करोगे तो चेंज भी होता रहेगा। अब होता क्या, हम पढ़ते भी ऑनलाइन है, रिवीजन भी ऑनलाइन पीडीएफ से करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आंखों में रोशनी जा रही होती है ना, ये इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो आपके आंख पे स्ट्रेन पड़ता है, जिससे मेंटल पावर भी हल्की सी मुझे लगता है कि वीक हो जाती है हमारी, ठीक है। ग्रेस्पिंग पावर भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो आप नोट्स भी बना के रखें, तो स्प्लिट करें टाइम को कि हाँ इतना बुक से और इतना उससे, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं, वरना एक ही सी वीडियो को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ 10-15 वीडियो में, जैसे सब लोग डालते हैं 10-15 इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, 15 वीडियोज बना सकते हैं ऐसी छोटी एक बड़ी वीडियो से, ठीक है। अब महीने में आप 2 दिन का ब्रेक ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी एक दिन से ज़्यादा का कंप्लीट ब्रेक ना लें। अभी छुट्टियों वुट्टियों पे ना जाए कि 3-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं छुट्टियों का। जब आप 3-4 दिन का ब्रेक लेते हैं तो फिर आगे भी आके पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो संडे को अपना रिवीजन कर ले जो भी पढ़ाया आपने, एक बार पढ़ने की आदत बन गई, मजा आ जाएगा आपको एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है। सीखने में मजा आएगा, ठीक है, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। वही बताया मैंने, मॉर्निंग में क्या करना है और इवनिंग में क्या करना है। टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेते रहें, 10 मिनट का 15 मिनट का, उसमें मूवीज ना देखें बस ब्रेक्स में। वेब सीरीज तो बिल्कुल भी चालू ना करें, और कहते हैं ना बिंग वॉचिंग, कि रात को आई मिर्जापुर और एक रात में ख़त्म कर दी, ठीक है, ऐसा ना काम करें, ठीक है। फ्यूचर का सवाल है आपके। मॉक्स की अगर मैं बात करूं, नए हैं तो अभी 2 हफ्ते में एक मॉक दे लें अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हो। जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो डेली का मॉक दे दें, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, जैसे 31 मार्च मैंने बताया, तैयारी कर लो कंप्लीट, उसके बाद 1 अप्रैल से डेली का मॉक आपको देना जब भी एग्जाम आता है, ठीक है। तो एग्जाम से 15 दिन पहले डेली का एक मॉक कंपल्सरी रखना, 2-3 डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज दे देना, ठीक है, और चेंज कर करके कर लेना। अब सब्जेक्ट वाइज एंड स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये हमारा सिलेबस है, यही सब्जेक्ट है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछे जाते हैं। इनके वेटेज देख लो, टीयर 1 में किससे कितने कितने क्वेश्चन है। जैसे ज्योमेट्री के 4 हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 3 है, अलजेब्रा के 3 है। वेरी स्कोरिंग टॉपिक, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और रेलिवेंट आप पढ़ेंगे तो कम टाइम में से पढ़ भी सकते हैं, तो वो मैं सारा प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री थोड़ा लंबा है, लॉन्ग, जिसे पढ़ाने में भी 30 से 40 घंटे की वीडियो लगेंगी मेरी। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा तो ज़्यादा बड़े नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो शायद 12 से 13 घंटे में निमट जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो में तो, और अलजेब्रा भी आपका से मैक्सिमम 15 घंटे रिकॉर्डेड में चला जाएगा। अभी लेटेस्ट पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पूछ रहे, वैल्यू पुटिंग या लिमिटेड कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ मेंसुरेशन, अभी देखो मेंसुरेशन का एक ही क्वेश्चन, लेकिन पढ़ाने में से 20 घंटे लग जाते हैं कई बार। अब इसमें मेंसुरेशन में आप टीयर 1 के लिए ज़्यादा डिटेल में या तो आप इसे स्किप करें, वरना इसके फॉर्मूला पढ़ जाएं, बेसिक फॉर्मूले पे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है मेंसुरेशन के लिए, तो इसमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है आपको मेंसुरेशन का टीयर 1 के लिए, ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत लंबा है ये भी। टीयर 2 में इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है सीजीएल में, लेकिन टीयर 1 में वेटेज कम है, तो इसे छोड़ देना। सिंप्लीफिकेशन है, एक क्लास के अंदर आपने सीख लिया बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, खत्म। एक वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी मेरी। डीआई है 4 क्वेश्चन, ये किस पे बेस्ड है, परसेंटेज एंड रेशियो पे बेस्ड है, तो परसेंटेज और रेशियो कवर करेंगे, डीआई वैसे भी कवर हो जाता है आपका मैक्सिमम। इसमें एसएससी सीजीएल में स्टैट्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, एमटीएस वगैरह में आते हैं। स्टैट्स का डाल दिया तो एक आधा डाल भी सकते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स एसएससी में ज्यादा नहीं पूछते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, वैसे नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी क्वेश्चन जो आते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 50% क्वेश्चन 50% डिविजिबिलिटी रूल पे आ रहे हैं, ठीक है। कुछ रिमाइंडर कंसेप्ट पे मान लो आप 25% आ गए, और फैक्टर्स पे आ गए 25%। दिस इज हाउ इट इज गोइंग दिस डेज। अभी लिमिटेड टॉपिक्स पे पूछ रहे हैं, बाकी पूछ कुछ भी सकते हैं, तो प्रिपेयर तो हम कुछ भी करते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20 शिफ्ट में पेपर हुआ, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना है, तो एक आधी शिफ्ट हो सकता है उसमें किसी और टॉपिक से आ जाए नंबर सिस्टम में, तो आपके में फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी, बट मेन टॉपिक्स लिमिटेड है, जिससे ज्यादा आ रहे हैं आजकल। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वेटेज अच्छी है, पढ़ना बनता है। परसेंटेज 1 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया अभी रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग में भी अब 1 क्वेश्चन परसेंटेज या रेशियो का आने लग गया है, ठीक है। तो मैथ्स में तो है ही, रीजनिंग में भी आ रहा है परसेंटेज या रेशियो का 1 क्वेश्चन। तो ये और आपका ये परसेंटेज ही फाउंडेशन है, ये तो कोई भी चैप्टर समझ नहीं आएगा अगर परसेंटेज नहीं पढ़ा, तो इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। एसआई और सीआई की अगर मैं बात करता हूँ, ये 2 चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बहुत ज्यादा
मेहनत लगती है इसे समझने में। एक क्वेश्चन आएगा, इसे स्किप कर सकते हैं टीयर 1 के लिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते छोड़ दें इसे, ठीक है। टाइम कम बच रहा है, इसे छोड़ दें, बाकी कर ले, लास्ट में कर लेना टाइम बच गया तो, ठीक है। अगर बेसिक कंसेप्ट देखने हैं, बेसिक कंसेप्ट देख लें, ऊपर ऊपर की पहली वीडियो, फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क है, इजी चैप्टर है, ठीक है। एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इस पे यूट्यूब चैनल पे भी डाले, में देख सकते हैं। एवरेज है, इसमें थोड़े कैलकुलेटिव कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको डेविएशन मेथड आना चाहिए इसके लिए। टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस भी बड़ा चैप्टर है, वेटेज कम है इसकी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। रेशियो प्रपोर्शन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो परसेंटेज के साथ ही कवर हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे तो टीयर 1 के लिए छोड़ सकते हैं, कभी कभी आ जाता है आधा क्वेश्चन, कभी कभी नहीं आता। सीएचएसएल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सर्कल के क्वेश्चन आ रहे थे आज सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही कहूंगा कि आप छोड़ देना, अगर टाइम कम है तो ये नहीं पढ़ना, क्योंकि 8-10 घंटे आप इसमें निवेश करेंगे, उसका फायदा नहीं है इतना। और हाइट एंड डिस्टेंस देख, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक क्लास देख लेना 2 घंटे की, अगर आ गया तो आप कर ही जाओगे। अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बेसिक से सीखें अभी, अगर आप नए सीखने वाले हैं। ट्रिक्स पे अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मूव ना करें, ट्रिक्स उन लोगों के लिए होती हैं जो सीख चुके हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेशंस अगर नए हैं और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो डेट इज अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी। कुछ लोग होते हैं मॉक से तैयारी करते हैं, वो सबसे घटिया तरीका होता है तैयारी करने का, ठीक है। तैयारी पहले बेसिक से आप पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिंदगी में कभी पीछ मार नहीं खाओगे आप, ठीक है। एग्जाम में कुछ लोग होते हैं ऑप्शन की प्रोसेस, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं और ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, उनको ज्यादा टाइम लगता है। बेसिक से अगर कोई क्वेश्चन आपको जल्दी हो रहा है ना, आप ऑप्शंस पे ट्रिक्स वगैरह जो भी डिटेल्स हमें वो तब लगाएं जब आप बेसिक से नहीं कर पा रहे, आप फंस रहे हैं कैलकुलेशन में। अगर आपको बेसिक से आसानी से हो रहा है, बेसिक से ही क्वेश्चन को करें। तरीका क्वेश्चन को रीड करने का होता है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस रीड करते हैं, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में आ जाता है अगर ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट होना है, वरना आप पूरा सोल्व करें। अगर बेसिक से आंसर आ रहा है तो पूरा बेसिक से निकाल लें, गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक कम करनी है आपको, क्योंकि आप नए हो, सिली मिस्टेक ज्यादा करोगे, ज्यादा सीखोगे, गलतियां ज्यादा होंगी, ठीक है। आपको सिली मिस्टेक अपनी मिनिमम रखनी है, ठीक है, अभी नए हो तो ज्यादा ट्रिक्स के पीछे ना भागें। बेसिक एक बार सीख लिया, ट्रिक्स अपने आप आ जाएंगे आपको। तो मैंने कहा 2 घंटे की आप देख लें, अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा, ठीक है। अपना धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें अपने हिसाब से। ये चीजें आपको किस सब्जेक्ट को कितना देना है, ये आपको विद टाइम खुद ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कि आपका लेवल क्या है। जो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगे आपको छोड़ दो, ठीक है। सिंपल फैक्ट है, एसएससी में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैलकुलेटिव आ सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। कोई क्वेश्चन है मैंने समझाया, किसी टीचर ने समझाया, आपको समझाने के बाद भी समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत लंबा है, मुश्किल इन द सेंस लंबा है, 10-12 लाइन में जाके सोल्व हो रहा है, या 10-12 स्टेप्स हैं उसके अंदर, तो वो छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा तो उसके आने के चांसेस भी कम ही होंगे। हो सकता है वो कैट वगैरह का क्वेश्चन उठा के करवाया गया हो, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बट मे बी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब हम कोर्स करेंगे तो उसके अंदर तो मैं बताता रहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप कर देना। या कोई टाइप होगा, कोई डेरिवेशन कराऊं ज्योमेट्री में कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ ही, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि इस पे ज्यादा नहीं आ रहा है आजकल, तो वो छोड़ते रहना साथ के साथ, ठीक है। तो ये जरूरी है टीयर 1 के लिए खासतौर पर। स्टार्ट छोटा करें लेकिन इंप्रूव डेली अपने आप को करते रहें। बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी आप एक प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, ठीक है। किरण पब्लिकेशन क्या कहती हैं, राकेश यादव पब्लिकेशन क्या आती हैं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है जिनकी बुक आती है। टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। बाकी मैं देख रहा था अभी गूगल पे सर्च कर रहा था, मैंने इनमें से कोई भी बुक पढ़ी नहीं है एक्चुअली खुद भी, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। पहले मैं तो 3-4 साल पहले पढ़े करता तो पढ़ी थी बुक राकेश यादव सर की या कोई सी वो वाली उस टाइम पे। अब तो मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो लेटेस्ट क्वेश्चन पे बेस्ड ही बनाता हूँ, तो मुझे बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आप कोई भी नई बुक फॉलो कर सकते हैं, मेरी अभी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर हम उस पर काम करें, बट फिलहाल के लिए आप किसी भी अच्छे एजुकेटर की बुक को फॉलो कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लोग टीचर्स जल्दी नहीं रिकमेंड नहीं करते बुक्स को, ये दूसरों का प्रमोशन होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी की भी बुक ट्राई कर सकते हैं। एक अभिनेश शर्मा सर की बुक है, ये वाली आप ट्राई करना चाहिए, ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। और बाकी एक ये मैंने देखा टीसीएस की, मुझे दिख गई मतलब सर्च करके कि वो 6800 प्लस लेटेस्ट एमसीक्यूज है इसके अंदर पिछले 4 साल के, तो मैंने कहा ठीक होगा कंटेंट। अब सॉल्यूशन से मतलब नहीं, आपको क्वेश्चंस चाहिए, यू डोंट नीड सॉल्यूशंस, आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। कहीं फंस जाए तो सॉल्यूशन देखना, वरना प्रीवियस ईयर की जो जितने भी बुक्स होती हैं मैक्सिमम के सॉल्यूशंस अच्छे नहीं होते, ठीक है। क्योंकि बताना समझाना बोल के छोटा तरीका समझाया जा सकता है, लिख के छोटा तरीका समझाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई बुक या फिर अपनी मर्जी से कोई भी आपके पास पुरानी प्रीवियस ईयर की बुक पड़ी है वो रखें, बस कोई नई बुक ना खरीदें उसके लिए। बाकी तरीका यही होगा, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, या किसी भी टीचर से किसी और से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होगा
कि जो टीचर ने आपको पढ़ाया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिमिटेड अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है सही है, कोई दूसरा टीचर है वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा जो उसे लगता है, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि कौन आपसे कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ और किस तरीके से, कौन आपको किसके लिए प्रायोरिटी पे आप सबसे पहले हो, तो उस हिसाब से कंटेंट्स भी बनते हैं, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा आइडिया रहता ही है कि किस टीचर से आप जिससे भी पढ़ें, आपको क्या करना है, जो भी टीचर ने पढ़ाया उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स। अब क्वेश्चंस रिवाइज नहीं, उसके वैल्यूज याद नहीं करनी, टाइप्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। जो आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे डेट इज इंपॉर्टेंट, बट अभी टाइम कम है, तो आपको जो पढ़ाया गया बस वही बार बार रिवाइज करते हैं। एग्जाम में डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आएंगे, वैसे से क्वेश्चन मिलेंगे, आप कर जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखना अपने टीचर के ऊपर जिससे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सभी अच्छे हैं, अपने लिए एक अच्छे टीचर से आप पढ़ें और जिसका समझ आ जाए आपको, सबसे जरूरी वो है, जिससे आप कनेक्ट कर पाए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उससे पढ़ें और अपनी तैयारी करें। अब इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे आप चैप्टर वाइज वेटेज देख सकते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ्स का मैंने बता ही दिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स के मिल जाएंगी कंपाइलेशन, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें एक बार, वंस योर कोर्स इज डन, लेटेस्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, हम एप्लीकेशन पे भी अपनी जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, क्विज वगैरह कुछ ना कुछ मैं डालता रहूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हर चीज़ में, अभी स्टार्ट किया है हमने, तो पहले कोर्स, मेरा प्रायोरिटी यही है कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स दूँ, उसके बाद फिर मैं और चीज़ों पे मूव करूँ, इंग्लिश के लिए क्विज वगैरह या जी मैथ्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें फ्री भी रहेंगी एप्लीकेशन पे, ऐसा नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक प्रोडक्ट होगा, बहुत महंगा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे तो ही वो पेड होगा, वरना ज़्यादातर चीज़ें ये प्रैक्टिस वगैरह के लिए ज़्यादा कुछ भी आपके लिए पेड नहीं होगा जहाँ तक है आगे भी, ठीक है। बट लेकिन अभी बनाने में टाइम लगेगा वो, ठीक है। अभी ऑक्यूपाइड ज़्यादा हूँ मैं और कामों में। इंग्लिश के लिए बात करेंगे, इंग्लिश के लिए एक बुक ले लेना केडी कैंपस की, अच्छी है मैम की बुक, ठीक है। इससे आप कवर कर लें अपना इंग्लिश सेक्शन, लेटेस्ट वाला एडिशन ले लेना, सारे पेपर्स मिल जाएंगे इसमें। ग्रामर और वोकैबुलरी पहले इसी बुक से खत्म करें अपनी। वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं इस स्टार्टिंग में वोकैबुलरी को समझने के लिए। इसके 10 सेशंस तो मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं, ठीक है। पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाया कुछ टाइम, सोचा मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर मेरा मन हट गया इंग्लिश से, ठीक है। कभी फ्यूचर में मन करेगा तो इंग्लिश स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, बट अभी तो फिलहाल मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो मुझे अंदर से आ रहा था कि मैथ्स ही पढ़ाओ, चलो ठीक है। तो ये है कि आप उसके 10 सेशन से आपको मज़ा आ जाएगा, वो देख लेना कभी, मतलब 3 वीडियो हैं उसमें, लगभग 300-400 वर्ड्स मैंने याद करवाए होंगे। बाकी एक यूट्यूब पे ही अमन त्रिवेदी हैं, उनका चैनल देख लेना, उन्होंने शेयर करवा रखे हैं सारे के सारे सोल्यूशंस, तो वहाँ से वर्ड पावर मेडी जी आपकी कवर हो जाएगी। बुक मत लेना, बुक से ज़्यादा आसान आपके लिए रहेगा कि आप वीडियो सोल्यूशन देख लें। बुक बहुत थोड़ी लैंग्वेज भी इसकी अच्छी है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और हिंदी मीडियम वाले तो कहेंगे क्या ले लिया है, ठीक है। उसके सेशंस देखें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि इसकी वीडियोज आपको मिल गई, ठीक है। केडी ये इंग्लिश का हो गया, बस यही मेन बुक है आपकी। अभी तो 3 महीने ही है, तो आप यही खत्म करें अपना और एग्जाम दें अच्छे से। बाकी एक प्रैक्टिस बुक लेना चाहें, बाकी जो बिल्कुल हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बेसिक से कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो उसका फ्री कोर्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, आप उसे देखें, समझें, चीज़ें समझ आ रही हैं तो ठीक है कंटिन्यू करें, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता है कि आपको चीज़ें जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा। कोशिश ये करिए उस कोर्स के अंदर कि आपको हिंदी में एक एक चीज़ को समझाया जाए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपका कोर एक बार मजबूत किया जाए, ठीक है। उसमें सारे ग्रामेटिकल रूल जो एसएससी में यूज हो रहा है वो भी वहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ऐसा अगर आप ये भी कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली बुक पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो पहले आप ये कर लें कोर्स, ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके कंप्लीट कर लें ग्रामर का, और आप ये बुक भी कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में, मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तो न्यूज़पेपर रीडिंग करें, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से तो जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर रीडिंग की, उसमें टाइम ना दें ज़्यादा, टाइम कम है, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर वगैरह पे मत जाओ। बाकी एक ये वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, इसमें एसएससी की प्रीवियस ईयर की सारी वोकैबुलरी मिल जाएगी। बट ये बाद की चीज़ें हैं, पहले आपने ये कंप्लीट करा अपना बेसिक चीज़, उसके बाद आप सेकेंडरी मेथड है ये कि जब वो कंप्लीट हो गया, और चीज़ें चाहिए पढ़ने के लिए, और चीज़ें सीखनी है, ठीक है। फिर हम इस पर एक प्रैक्टिस सेशंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बुक में, इसमें एरर थोड़े कम होते हैं शायद, तो ये भी ठीक बुक है, एमबी पब्लिकेशन की काफ़ी पॉपुलर बुक है, आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन बुक्स के लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दिस इज नॉट ऑफ एनी काइंड ऑफ पेड प्रमोशन, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए जो मुझे लगता है कि ठीक है वो ही गाइड कर रहा हूँ मैं। मार्केट में हो सकता है इन फ्यूचर कुछ नई बुक्स आए तो उनके बारे में मैं बता दूंगा, अपना रिव्यू दे दूंगा, लेकिन यही है कि अभी फिलहाल इतने तो रखें आप अपने पास कुछ चीज़ें। बेयर मिनिमम से स्टार्ट करें, एकदम इतनी सारी बुक्स लाओगे तो आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। पहले एक बुक लें, ठीक है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश की वाली ले ली आपने, ऐसी रीजनिंग की, अभी मैथ्स की, इनमें से कोई भी एक बुक ले ली, ज़्यादा नहीं लेनी, एक बुक लेनी, एक से ज़्यादा कोई बुक नहीं लेनी आपको। किसी और ऑथर की पसंद आ रही है उसकी ले लें, किसी की भी ले लें, एक बुक ले लें, ठीक है। सारे एसएससी के टीचर की किसी की बुक ले रहे हो तो वो एसएससी के हिसाब से कंटेंट होगा, यू वांट बी लाइक की गलत बुक ले ली, ले लो, करो, कोई दिक्कत आ रही है तो ग्रुप्स वगैरह हैं डाल सकते हो उसमें, ज़्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी अभी। रीजनिंग का आप देखेंगे यहाँ पे,
ये सिलेबस है हमारा, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखो रीजनिंग क्यों स्कोरिंग है, साइन चेंज वाले क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं। अभी जब सिलेबस देखेंगे आप प्रीवियस ईयर की जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वगैरह है उसमें देखेंगे साइन चेंज के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो बहुत फ्री के नंबर है। मिसिंग फिगर फ्री के नंबर है, पेंडिंग फिगर फ्री के नंबर, पेपर कटिंग फोल्डिंग फ्री, डाइस का एक बार आधे घंटे का लेक्चर देख लिया फ्री के नंबर, मिरर वाटर इमेज फ्री के नंबर, डिक्शनरी फ्री के नंबर, और परसेंटेज और रेशियो तो आप परसेंटेज मैथ्स में पढ़ेंगे तो वो फ्री के नंबर। तो कितने नंबर फ्री के हो गए रीजनिंग में, 8 क्वेश्चन फ्री के हो गए। 8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर तो फ्री के हैं रीजनिंग में, जिसमें आपको कुछ करना नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी इसकी, ठीक है। किसी बुक में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें इनकी प्रैक्टिस करने में, फ्री के नंबर है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज तो आपने उसमें कर लिया अर्थमेटिक में, और ये साइन चेंज वाला थोड़ा सा करना कर लेना, बाकी ये तो 6 सेक्शन ऐसे फ्री के नंबर है, इसमें कुछ देखना भी मत आगे जाके कुछ, बस एक बार बुक उठाई, मतलब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने आप ही कर लेंगे ये चीज़ आप, ठीक है। वरना जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनका एक बार देख लेना, उन्होंने क्या बताया, आधे आधे घंटे की वीडियो खत्म, कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी। जो मेहनत करनी है आपको इन टॉपिक्स पे करनी है। एनालॉजी रिलेशनशिप्स 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 वर्ड्स वाली सीरीज आएंगी, 1 नंबर वाली, ठीक है। एक हो गया साइलोलिज्म, 1 क्वेश्चन आएगा। काउंटिंग फिगर 1 क्वेश्चन आएगा। क्लॉक कैलेंडर पे अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते, कैलेंडर का कभी कभी रैंडमली एक आधा क्वेश्चन दे देते हैं, पूछ लेंगे 1 फरवरी 2023 को दिन कौन सा होगा, डे कौन सा होगा, इस तरह का सवाल आ जाता है कैलेंडर का। बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, आधे पौन घंटे की, किसी भी एजुकेटर की वीडियो मिलेगी तो वो देख लेना, वरना अगर हमारे चैनल पे कोई नया रीजनिंग का टीचर जुड़ता है तो मैं करवा दूंगा आपको वहाँ पे। बाकी देखते हैं, अभी तो मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। मिसिंग टर्म्स की बात करते हैं तो 2 नंबर वाली 2 अल्फाबेट वाली सीरीज आएंगी। ओड वन आउट 2 नंबर 2 अल्फाबेट सीरीज। ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन आएगा। कोडिंग विद लॉजिक 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्लासिफिकेशन वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन। इनमें प्रैक्टिस लगेगी आपको, सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस लगेगी एक तो कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन में भी इतनी लगेगी, ओड वन आउट में प्रैक्टिस लगेगी आपकी, और मिसिंग और अल्फाबेट। ये 3 टॉपिक है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। काउंटिंग फिगर में करना चाहो कर लेना, नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है, इसकी ट्रिक्स पढ़ लेना बस सारे की सारी, बाकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन तो ये 3 है, ठीक है, मिसिंग टर्म, और यही में मेहनत लगेगी, और यही आपको कवर करना है प्रीवियस ईयर बुक से, ठीक है। बुक ले लें, वरना कहीं से किस टीचर की पीडीएफ मिल जाती है इन तीनों टॉपिक की, वो ले लें, और ये आप अपना कवर करें। बाकी बुक अभी मैं सर्च ही कर रहा था, ठीक है, अगेन तो मुझे एक दिखी प्रीवियस ईयर की बुक, ये वाली आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई और पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन की भी आती हैं, आप वो भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो बुक में आपको एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी टीचर है वो खुद बैठ के बुक नहीं लिखता, बहुत ही रेयर होता है टीचर खुद बैठ के बुक लिखे। मैक्सिमम जो काम है वो कंटेंट राइटर्स के द्वारा किया जाता है। प्रीवियस ईयर की बुक लिखना कोई बड़ा काम नहीं है, ये प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं, कंपाइल किया जाता है, एक डाउट सोल्वर होता है वो क्वेश्चन टाइप करता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर के नाम पे बुक चल रही है तो वो टीचर ने लिखी है, ठीक है। कोई भी बुक मैंने अभी तक जितनी भी बताई, टीचर्स खुद कोई भी बुक नहीं लिखते, बहुत ही रेयर टीचर्स होते हैं जिनकी खुद की हैंड रिटन नोट्स या क्लास नोट्स होते हैं, वो अपनी होती है उनकी। बाकी ज़्यादातर बुक्स में क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, वो उसके द्वारा लिख के देंगे, और खासतौर पर प्रीवियस ईयर बुक्स में तो कुछ नहीं होता। प्रीवियस के क्वेश्चंस कंपाइल किए में एक बंदा रखा जाता है जो कि सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करता है, तो सोल्यूशन भी वो टीचर के द्वारा नहीं हुए होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिल जाए, इसलिए जो भी बुक अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं मार्केट से, किसी भी एजुकेट ऑथर की ले सकते हैं। तो मुझे जो दिखी मैंने वो दिखा दी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सीरीज, मिसिंग टर्म, काउंटिंग फिगर, एनालॉजी, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, बाकी सारे सेक्शंस आपके हो जाएंगे। अब हमारे पास आखिरी सब्जेक्ट बचता है जनरल अवेयरनेस। गला भी सूख गया बोल बोलकर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग जो एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन लगभग, मिसलेनियस जीके के 2 से 3 क्वेश्चन, वर्ल्ड जीके के 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अभी पूछने लग गए, कभी कभी वर्ल्ड जीके में भी क्या नेबरिंग कंट्री का पूछ लेंगे जिससे इंडिया एसोसिएटेड है, वो वैसे नहीं कि पूरे देश में क्या चल रहा है। वर्ल्ड जीके एसएससी का जनरली पार्ट इतना नहीं होता, तो कुछ लेटेस्ट हुआ, कोई प्रेसिडेंट कहीं के चेंज हो गए, कहीं की कैपिटल चेंज हो गई, वो सब पूछते हैं। कंप्यूटर आईटी से नहीं पूछते क्वेश्चन, एक आधा सारी शिफ्ट में मिला के एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया। बुक्स एंड ऑथर से हर दूसरी शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन आपको मिलता है, तो बुक्स एंड ऑथर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ही टॉपिक है उससे एक नया क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप कॉमर्स से हो, आप अगर आर्ट्स से हो, या फिर आप साइंस से, तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन रहे होंगे, बाकी आपको पढ़ने पड़ेंगे।
ठीक है, टारगेट वही मैं कह रहा हूँ 20+ मार्क्स लाने का हमारा टारगेट है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आएंगे वो हमें कवर करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ रहे हैं तो कम से कम 3 हमें वो करने हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन अब इस 20 में से निकालना, तो स्टेटिक पोर्शन जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये कम टाइम में कवर किए जाते हैं टॉपिक, और इनसे क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग सेम ही टाइप के आते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं, उसका आंसर सही निकल जाता है। तो इस तरह से हमें कवर करके, जैसे साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आएंगे वो आप आराम से कर लेंगे, बायोलॉजी के भी आराम से कर लेंगे। तो ऐसे करके आपको 20+ नंबर का टारगेट पिल अपना है वो कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देता हूँ किस किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस चैप्टर से। ठीक है, बुक के लिए आपको बस एक ले लेना, सब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है लूसेंट की, ये बुक आपको लेनी है और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लूसेंट से कौन कौन से टॉपिक करेंगे आप? हिस्ट्री कर सकते हैं चाहे तो, इसमें हिस्ट्री का मिसलेनियस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिसलेनियस तो कर ही लेना। फिर पॉलिटी कर सकते हैं आप इससे, और आप कर सकते हैं इसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और लास्ट में मिसलेनियस सेक्शन है फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट ये हेडक्वार्टर्स किसके कहाँ कहाँ पे हैं ऑर्गेनाइजेशन, मिसलेनियस जी के, वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बुक है, मतलब सारी पूरी तो पढ़ नहीं पाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इससे कवर कर लें। बाकी ज्योग्राफी भी आप इससे कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स में अच्छी नहीं दे रखी, जब मैंने पढ़ी थी ये बुक 3-4 साल पहले, तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल इरेलीवेंट थी, तो वो मत करना इससे। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, वरना किसी टीचर के नोट्स मिल जाए तो वो कर लेना। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ से कर लेना। टीचर्स को अगर क्रैश कोर्स मिल जाते हैं आपकी जीके के किसी टीचर्स के, तो यूट्यूब वगैरह पे, तो वो आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पेड कोर्स ले रखा है किसी टीचर का, तो उसका भी क्रैश कोर्स, डिटेल में नहीं जाना। और जीके को कभी स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जब स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने 3 सेक्शन लिखे थे, उसमें जीके नहीं लिखा था, राइट। तो जीके कब करना है? जैसे ही आपका रीजनिंग, जैसे 1 महीने मैंने बताया रीजनिंग करा, रीजनिंग खत्म करा, फिर रीजनिंग की जगह आप जीके को दे देंगे। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश आपका चलता रहेगा। रीजनिंग जैसे खत्म हो गया आपका, आपका एक टेंशन खत्म हो गई रीजनिंग की, तो आप उस टाइम को आप जीके के लिए डिवोट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स पहले आपको आते हैं पहले वो खत्म करें, जो नहीं आते उस पर बाद में देखेंगे। छूट गया छूट गया, ठीक है, घबराओ मत। यही है ना, मान लो हिस्ट्री छोड़ के जा रहे हो पेपर में, ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप पढ़ के भी जाओगे तो कौन सा हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन कर दोगे? जब पढ़ के जाओगे जब भी 1 या 2 ही करने हैं आपने। ठीक है, छूट गया, पूरा सेक्शन छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री मत पढ़ के जाओ, छोड़ दो हिस्ट्री। हिस्ट्री की जगह आपको कुछ और छोड़ना है, मान लो आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री छोड़ दो। एक सब्जेक्ट जो आपको परेशान करता है, जीके का सिलेबस ज्यादा है ना, साझा नहीं करना, मैं पूरा नहीं करना भैया जीके का सिलेबस। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करूंगा, वरना मैं छोड़ के जाऊंगा। मैं आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में, हटा दिया। मैं और क्या नहीं करूंगा, करंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा, चलो मैं यार इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, वैसे पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी का मन नहीं है, चलो मैं ज्योग्राफी बड़ा लग रहा है यार, ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, खत्म हो गया ना सिलेबस कम। ठीक है, पढ़ के जाओगे तब भी जरूरी थोड़ी ना सारे करके आओगे, कुछ छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ठीक है, अपने दिमाग पे बर्डन मत बनाओ जीके का, बस मैं ये कह रहा हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे बायोलॉजी में ये टॉपिक तो सभी के कर लेना, विटामिन वायरस डिसीजेस पे क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल नेम फॉर्मूला इस पाएंगे। फिजिक्स में एसआई यूनिट, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कौन से साइंटिस्ट ने करी, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने के करेंगे, और जो आपके लिए करंट अफेयर्स होंगे सबसे ज़्यादा वो जनवरी टू मार्च के इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका अप्रैल में पेपर है, जनवरी टू मार्च भी मत करो, इसे दिसंबर टू फैब कर लो। ये सबसे ज़्यादा 3 महीने के इंपॉर्टेंट, इसकी मंथली कंपाइलेशन से करना है। बाकी 6 महीने के इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ टॉपिक साल भर के हैं वो भी अभी देख लेंगे। पॉलिटी में आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, अपॉइंटमेंट्स, लेटेस्ट, वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। हिस्ट्री में फाउंडर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, बुद्धिस्ट काउंसिल, बैटल्स, कांग्रेस सेशंस, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज, फॉरेन रूलर्स हु बिल्ट व्हाट। ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतना भी कर जाते हैं तो आपके अगर 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए तो आप देखेंगे 2 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शायद अभिषेक श्रीवास्तव का था ना अकेडमी पे, किस टीचर का था, अभी यूट्यूब पे शायद अवेलेबल, वीडियो जो अवेलेबल है या नहीं पता नहीं, हटा देते हैं लोग, तो वो भी आप देख लेते, तो छोटा था, एक कहानी के तौर पे आप कर सकते थे उसे। लोग करंट अफेयर्स तो हो ही गया, ये बार बार क्यों आ गया, ये तो हटाया था मैंने स्लाइड में से। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स पूरे साल भर की कर लेना, और इकोनॉमिक्स में बजट, जीडीपी, नोट्स वगैरह कवर कर लेना। ठीक है, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर लेना। ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफिकल इंडिया, डेज एंड थीम, फोक डांसेस, नॉब्स, ये तो नॉर्मल हो गया आर्ट एंड कल्चर का। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिविलियन अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, नोबल प्राइजेस, इंडियाज रैंकिंग इन वेस्टर्न डिफेंस, ये। अब जो करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप देखेंगे 3 क्वेश्चन तो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। अपॉइंटमेंट्स का 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल जाएगा आपको, तो 3 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक्स में से दिखेंगे, और आपके 2 क्वेश्चन और आएंगे, जो कि आप पूरी मंथली कंपाइलेशन वगैरह करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा में जो कुछ मिल गया,
कुछ नया अचीवमेंट हो गया, इंडिया में कोई नया डैम बन गया, कुछ हो गया, कुछ बड़ा लेवल पे किसी ने मेडल ले लिया, तो उस पर फिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये करने हैं आपको, ठीक है। उसकी मंथली कंपाइलेशन, मंथली सोर्सेज आप करंट अफेयर्स के फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट वही है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का चाहे तो आप उसके पीडीएफ से भी रीड कर सकते हैं, बाकी क्योंकि उसका यूज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप दोबारा यूज नहीं करेंगे करंट अफेयर्स को। आज जैसे आप मान लो आपने अब करंट अफेयर्स का कर लिया, पढ़ लिया आपने जीके का सारा। स्टैटिक जीके तो आप मान लो पेपर में क्लियर नहीं हुए, सीएचएसएल देंगे दोबारा काम आएगा। करंट अफेयर्स का यह होता है कि आज सीजीएल का पेपर थे, अगले साल वाला देंगे, तब तक तो वो चेंज हो जाएगा सारा का सारा। तो करंट अफेयर्स के आप चाहें तो खाली पीडीएफ से रीड कर लें, उसके नोट्स ना बनाए डिटेल में, ठीक है, उसका टाइम वेस्ट ना करें उसमें। बाकी पीडीएफ आपका हमेशा ही लास्ट रिजोर्ट रहेगा। कोशिश करें जितने स्टार्टिंग में तो कम से कम नोट्स बनाए, बाद में जब एग्जाम पास आएगा तो कुछ चीज़ें छोड़ देना, ठीक है, वो पीडीएफ से कर लेना, और बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाए, अगर सेम सब्जेक्ट आगे परस्यू करना है तो फिर उसके नोट्स बना लेना। लेकिन नोट्स बहुत जरूरी रहेंगे। आज भी अगर 4 साल पहले का देखता हूँ मैं, रिवीजन करने की बारी आएगी तो कुछ 4 साल पुराने नोट्स उठाऊंगा मैं अपने और उससे रिवाइज करूंगा, ठीक है, कभी भी कहीं जाना पड़ गया तो। यही है, नोट्स काम आ जाते हैं, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं एक बार की में सिलेक्शन हो। तो यही थी हमारी स्ट्रेटेजी। बाकी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड एप्लीकेशन पे तो सारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं आपको करा ही रहा हूँ। धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स मैंने डाल दिए हैं, जैसे पीजीपी, एचपी, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और कैलकुलेशन मॉड्यूल्स हो गए, ट्रिक्स हो गई, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीरीज हो गया, बोर्ड मास हो गया, ठीक है। 5-6 चैप्टर डाल दिए। अभी धीरे धीरे लगातार बड़ी तेजी से चैप्टर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो में रिकॉर्ड करता रहूँगा, डालता रहूँगा। मैंने कहा 31 मार्च तक कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मैं उससे कहीं पहले ही कोशिश, मेरी टारगेट यही रहेगा कि मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। अर्थमेटिक आने वाले 1 महीने के अंदर, मैंने 31 जनवरी तक का है 31, लेकिन टारगेट ये है कि मैं उससे पहले कंप्लीट करूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर बर्डन रहे, मैं भी जल्द से जल्द आपको कंप्लीट कोर्स दे दूँ, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और भी बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरा टारगेट है कि आपको कोर्स कंप्लीट कराएं, जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। 31 मार्च तो मैंने लास्ट डेट कही है कि अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ गई तो अगर खींचना पड़ गया लंबा तो, वरना जल्द से जल्द सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप ये जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहें मेरी एप्लीकेशन का, वो ले सकते हैं। मैथ्स के जितने भी कोर्सेज आएंगे 1 साल के अंदर, वो सारे आपको अवेलेबल रहेंगे। अभी आप एक कोर्स को परचेज करेंगे, उन सबको एक्सेस मिलता रहेगा, मैथ्स के जितने भी कोर्सेज होंगे साल भर तक, ठीक है, आपके जिस दिन आपने ज्वाइन करा तब से लेके 1 साल तक का। तो मुझे लगता है कि अभी तो शायद आज 24 तारीख है, 999 प्राइस है, उसके बाद इसमें शायद ये 1299 हो जाएगा। तो जो लोग अगर लेना चाहें, जिन्हें ज़रूरत लगती है, जिन्हें लगता है विद टाइम टू टाइम उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ डाउट्स आपको पूछना, तो वो काम एप्लीकेशन पर आसानी से हो पाएगा। मेरे पास ट्रैक भी होगा कि मैं कितने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की सी कम हो जाती है, क्योंकि सीरीज स्टार्ट करी, नई रिस्पॉन्स आया तो बहुत सारी सीरीज यूट्यूब पर आप देखेंगे बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन पे ये है कि भैया अब तो पैसा ले लिया है थोड़ा, तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। यू नीड टू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी, सो डैट आगे लोग रिकमेंड करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, ठीक है। मैं आपके अपने 100% हर चीज़ में देता ही हूँ, और आपके उसके लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिजल्ट निकालें, एक सही गाइडेंस की कमी की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना आए, और धीरे धीरे नई नई चीज़ें तभी आगे बढ़ेंगी जब हम एक चीज़ से थोड़ा छोड़ते रहेंगे सभी। जैसे कोर्स कंप्लीट करा दिया तो मैं बार बार एक ही चीज़ में स्टक नहीं होना चाहता कि एक ही चीज़ आपको पढ़ाऊँ बार बार। मैथ्स पढ़ा दिया एक बार, सारी की सारी वीडियोज अवेलेबल होगी, वही तो कंटेंट है, बार बार चेंज थोड़ी ना हो जाएगा वो। उसमें जो नए क्वेश्चन आ गए फिर हम वो ऐड ऑन करेंगे, उसमें क्वालिटी और चीज़ें ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और किसी तरीके से मैं फिर और कुछ पोर्टल लॉन्च करेंगे, कुछ और तरीके से सपोर्ट करेंगे आपको। तो टारगेट ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, पर्सनली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए, आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाए। इसलिए इस मॉडल पे भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले लाइव क्लास होती थी, उसमें फंस गए थे एक तरह से, बार बार एक बैच खत्म हुआ फिर दूसरा बैच, तीसरा बैच, बैच ही लाते रहो बार बार, तो वो मॉडल मुझे थोड़ा पसंद भी नहीं था। बाकी मुझे लगता है इस तरह से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ज्वाइन करा, वरना पहले भी काफ़ी ठीक था, ठीक है। तो यही है, बस आपके रिकमेंडेशन पे चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं एप्लीकेशन पे, और आप लोग ही आगे रिकमेंड करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडी रहेगा, और फिर हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हैं। बाकी कोई नहीं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी कोर्स पे आए, अपने जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, वो देखें, ठीक है। उससे भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स नहीं होगा तो तैयारी नहीं हो सकती, पहले भी होती थी तैयारी, अब भी होगी, ठीक है। बस थोड़ी
पर्सनल गाइडेंस मेरे कंट्रोल में होगी, चीज़ें क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं डिसाइड करूँगा ना वहाँ पे, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, मे बी उससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। बट यस, ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे टीचर्स ने बहुत कुछ पढ़ाया, आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनका कंटेंट देखें, समझ आता है तो फ्री वीडियोज का एक्सेस लें, उससे ही कब तैयारी कर लें अपनी, ठीक है, कोई वो नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मैं हिल कर लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। जय हिंद।